बच्चों, पिछले वीडियो में हम केवल परासरण तक ही अपना लेक्चर कंप्लीट कर पाए थे। उसमें परासरण दाब रह गया था, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमने देखा था कि परासरण की क्रिया में यहाँ पर अगर हम शुद्ध विलायक ले लें और इधर विलयन लें तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर विलयन की ओर गति करते हैं और यह प्रक्रम स्वतः होता है। हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो क्रिया थी परासरण की। हमें परासरण दाब का अध्ययन करना है, तो परासरण दाब का अध्ययन करने के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इस परासरण की क्रिया को रोकना चाहें तो विलयन पर हमें एक अतिरिक्त दाब लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमने पिस्टन का यूज़ किया था। तो इस पिस्टन से हम जो दाब लगाना चाह रहे हैं, अगर उसको नापना हो तो इसके लिए हम यहाँ एक दाब मापी का उपयोग करेंगे। यहाँ दाब मापी है, ये दाब मापी, इसका यूज करेंगे। अब इसमें हमने जितना भी पिस्टन से दाब लगाया परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, वही दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? परासरण दाब किसी विलयन पर, किस पर लग रहा है? ये विलयन पर, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब है। अतिरिक्त क्यों कहा हमने? क्योंकि कुछ दाब तो इसके ऊपर भी लग रहा है विलयन के भी। वो कौन सा है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब यहाँ भी है और वायुमंडलीय दाब यहाँ भी है। लेकिन यहाँ जो हम ये लगा रहे हैं एक्स्ट्रा दाब पिस्टन से, ये अतिरिक्त दाब है। तो परासरण दाब किसी विलयन पर आरोपित या लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब है जो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। वो दाब जो इसकी परासरण की क्रिया को रोक दे उसे हम परासरण दाब कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि परासरण दाब का कारण या परासरण की क्रिया का कारण क्या है? वाष्प दाब। जिसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है उस विलयन में से विलायक के अणु कम वाष्प दाब वाले विलयन की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को भेद कर। यह क्रिया परासरण थी। तो अगर हम वाष्प दाब के आधार पर इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम दाब जो विलयन पर लगाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दे, वो न्यूनतम बाह्य दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आशा है आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम। पहले तो समझिए, लास्ट ईयर हमने गैसीय नियम पढ़े थे। अगर गैसीय नियम आपकी समझ में आ रहे थे तो इसमें कुछ नहीं बचा है, सेम टू सेम वही नियम यहाँ अप्लाई होंगे। किसने ये बात पता करी थी? ये बात पता करी थी वांट हॉफ ने। वांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा? उसने जब तनु विलयन और गैसों का अध्ययन किया तो उसने देखा कि तनु विलयनों के परासरण दाब पर ठीक वही सब नियम लागू होते हैं जो गैसों के दाब पर लागू हो रहे थे। इसलिए उसने तनु विलयनों पर गैसीय नियम अप्लाई किए और गैसीय नियमों का प्रयोग करके जो नियम दिए उन्हें हम कहते हैं वांट हॉफ लॉ या वांट हॉफ के नियम। ये 3 नियम हैं, जैसे उसमें हमने यूज करा था बायल का, चार्ल्स का और गैस समीकरण। वैसे यहाँ भी क्या है? बायल वांट हॉफ लॉ। पहला नियम तो यही है। कौन सा? बायल वांट हॉफ का नियम। इसमें क्या था कि किसी भी स्थिर ताप पर, जैसे बायल ने गैसीय नियम क्या दिया था? बायल का नियम क्या था? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के समानुपाती होता है। ये तो था ना।
सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही इसमें क्या दिया था कि स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब का मान विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब वहां हमने गैसीय दाब को करा था पी से रिप्रेजेंट, यहां हम जो परासरण दाब है उसको पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। तो पाई समानुपाती हो गया सी। सी क्या है यहाँ? सांद्रता। पहला नियम तो ये हो गया, स्थिर ताप पर किसी भी तनु विलयन का परासरण दाब विलेय के सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक। दूसरा नियम ये था बायल-वार्नहोफ, दूसरा चार्ल्स ने दिया था तो चार्ल्स वार्नहोफ। दूसरे नियम का नाम क्या हो गया? चार्ल्स वार्नहोफ। और चार्ल्स वार्नहोफ क्या है? चार्ल्स का नियम क्या था? गैसीय नियम में ही वो स्थिर दाब पर था कि परम ताप के समानुपाती होता है निश्चित किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन। और यहाँ क्या है कि स्थिर सांद्रता या आयतन पर, क्योंकि हम अभी आप देखोगे भी जो सांद्रता है कंसंट्रेशन वो 1/v या आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन बढ़ाओगे सांद्रता कम होगी, सांद्रता बढ़ाओगे आयतन कम होगा। ठीक है ना? तो किसी भी स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी गैस का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू परम ताप को हम कहेंगे टी से। परम ताप किसे कहते हैं? केल्विन टेम्परेचर को हम परम ताप से जानते हैं। अगर सेंटीग्रेड में दे रखा हो टेम्परेचर तो K बराबर C प्लस 273 आपको पता है। ठीक है? अच्छा, तो ये दूसरा नियम हुआ। अब इन दोनों को संयुक्त करने पर तीसरा आ जाता है तनु विलयनों का नियम। तीसरा आ जाता है तनु विलयनों के लिए सामान्य नियम। ठीक है? तनु विलयनों के लिए सामान्य नियम, या इसको हम कह देते हैं सामान्य समीकरण, तनु विलयनों का सामान्य समीकरण। तो कैसा आएगा? 1 और 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर क्या आ गया? संयुक्त करने पर पाई प्रोपोर्शनल टू सी, ये सी यहां से आया और टी यहां से, सी इंटू टी। तो जब दोनों को हमने संयुक्त कर दिया तो आ जाता है ये पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, या मैंने जैसा बताया c इज इक्वल्स टू 1/v, तो c की जगह 1/v रख दें तो पाई प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू टी। अगर प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू में चेंज करें तो एक कांस्टेंट डाल देंगे r, तो पाई बराबर r t अपॉन v। ठीक है? या इस v को इधर ले जाएं तो पाई इंटू वी बराबर आर टी। अब r इसमें क्या है? हमने पढ़ा था गैस स्थिरांक। हम यहाँ विलयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम r की जगह s ले लेते हैं, फर्क कुछ नहीं है। r भी ले लोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैल्यू भी दोनों की बराबर ही है। तो पाई वी इज इक्वल्स टू एस टी, जहाँ s विलयन स्थिरांक है, इसका मान गैस स्थिरांक के समान होता है, जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, या 8.314 10⁻7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, और या जूल में लें तो 10⁻7 हटा देंगे, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। अब ये तो था हमारा एक अणु के लिए या एक मोल के लिए। अगर विलयन में n मोल उपस्थित हैं, जैसे गैस समीकरण में लिया था हमने PV बराबर RT का, और n मोल के लिए लिया था PV बराबर nRT, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? पाई इंटू वी इज इक्वल्स टू एन एस टी। यहाँ पाई वी इज इक्वल्स टू एस टी था, तो n मोल के लिए हो गया पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी, या पाई इज इक्वल्स टू n अपॉन वी एस टी। और n अपॉन वी क्या होता है? n मोल की संख्या और v आयतन लीटर में,
तो ये हो गई कंसंट्रेशन या सांद्रता। तो इसे हम C क्या देंगे, तो पाई इज इक्वल्स टू CST, यहाँ C मोलर सांद्रता है। ये फॉर्मूला आ जाता है, इसे हम वांट हॉफ फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। ये स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आ जाता है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, जैसा गैस समीकरण में मैंने पिछली बार कराया था कि n को और स्पष्ट कर सकते हैं। n क्या है, इसमें मोल की संख्या है, n इसमें मोल की संख्या है। तो n इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन m। तो पाई इंटू वी बराबर NST में n की जगह W अपॉन m भी रख सकते हो। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू वी इज इक्वल्स टू W अपॉन m और ST, ठीक है। तो इसमें अगर अणुभार और वेट ऐसी कोई चीज़ निकालनी हो तो W अपॉन m का यूज़ करेंगे। आशा है समझ गए होंगे। ये था हमारा परासरण दाब। अब भैया परासरण दाब का जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया वो आया पाई इज इक्वल्स टू W अपॉन m। यो मैं V भी इधर से इधर ही ले गया हूँ, नीचे ले आऊँगा इधर, और S इंटू टी ऊपर था और भाई V आ गया। ये फॉर्मूला हमारा परासरण दाब ज्ञात करने का फाइनल फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पाई क्या है, परासरण दाब, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अणुभार, s क्या है, विलयन स्थिरांक या गैस स्थिरांक, T परम ताप यानी केल्विन में टेम्परेचर, V विलयन का आयतन लीटर में। ये सब चीज़ हैं, इनमें से कुछ भी चीज़ वो न्यूमेरिकल में निकलवा सकता है, काफ़ी पूछा जाता है। अब दो तीन मेन चीज़ इसमें और हैं। एक तो है जो विलयन हैं वो परासरण दाब के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो वो मुख्यतया 3 प्रकार के हैं। विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला है सम परासारी विलयन, परासारी जैसा कि इसका नाम है, और इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो या सम माने समान। तो ऐसे कोई दो विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है वो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अब जब परासरण दाब समान होगा तो इसका मतलब अगर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम उनको अलग सेपरेट करें तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके बीच परासरण संभव नहीं होता, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी समपरासारी विलयन मान लिए दो हैं, एक 1 नंबर एक 2, तो इसके लिए पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2, दोनों का परासरण दाब समान है। ठीक है बात। या और हम क्या कह सकते हैं, पाई की वैल्यू अगर रख दें हम, ये पाई की वैल्यू रख दें NST में, तो क्या आ जाएगा, पाई बराबर पाई n को W अपॉन V रख दूं तो मैं पाई 1 V1 बराबर पाई 2 V2। कभी कभी इस सूत्र की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। पाई 1 V1 बराबर पाई 2 V2, यानी जब पाई 1 और पाई 2 बराबर हैं तो V1 और V2 भी बराबर होंगे, और जब V1 और V2 बराबर हैं तो C1 और C2 भी बराबर होंगे, n अपॉन VB, क्योंकि ये सांद्रता है। जब आयतन बराबर दाब बराबर, इसका मतलब अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या भी बराबर होगी। तो समपरासारी विलयन के लिए इतनी सारी जानकारी हमारे पास आ गई कि समपरासारी विलयन वो हैं जिनके परासरण दाब समान होते हैं, आयतन समान होते हैं, और उन विलयनों में उनकी आणविक सांद्रताएं समान होती हैं। जैसे जो हमारा व्यवहारिक जनरल एग्जाम्पल है वो होता है कि 0.16 मोलर, इतनी मोलर सांद्रता वाला
NaCl का विलयन, NaCl का सल्यूशन, ये NaCl का विलयन RBC जो रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनके साथ समपरासारी होता है। ये समपरासारी है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया समपरासारी का। तो इससे क्या पता चलेगा कि अगर हम आरबीसी को इतनी कंसंट्रेशन वाले NaCl में डाल दें तो आरबीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो ये फूलेंगी और ना ही ये पिचकेंगी, अर्थात इनमें ना तो अंतःपरासरण होगा और ना ही बहिर्परासरण होगा। ये था समपरासारी। दूसरे टाइप का जो परासारी विलयन है वो कहलाता है अतिपरासारी। अतिपरासारी, अब दोनों, और तीसरा है इसमें, एक साथ ही समझा दूं मैं इनको, अल्पपरासारी। अल्प परासारी विलयन। अब जो अति परासारी है इसे कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इनको समझिए, फिर वही, हमने दो विलयन भिन्न भिन्न सांद्रताओं के, बस इतना ही अंतर है, समपरासारी में सांद्रताएं समान थी। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन, इधर C1 और इधर C2, और ऐसा भी हम मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 की सांद्रता C2 से ज्यादा है, ऐसा भी हम मान ले रहे हैं। तो क्या होगा, जिस विलयन की सांद्रता समान ताप पर अधिक होती है उसको हम अतिपरासारी कहते हैं, यानी हाइपरटोनिक। तो किसकी है, इसकी, तो ये तो हो गया हाइपरटोनिक, और जिसकी कम होती है उसको अल्पपरासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक बर्तन में एक सॉल्यूशन ले लिया, नमक का, चीनी का, किसी का भी, यहाँ हमने सॉल्यूशन ले लिया, इसमें हमने एक किशमिश डाल दी, जैसा एग्जांपल मैंने पहले दिया था, किशमिश। किशमिश इसमें डालने पर अब देखो दो विलयन हो गए, एक किशमिश के अंदर का विलयन यहाँ और एक बाहर का बीकर में जो विलयन है किशमिश के परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर का। तो जो किशमिश की मेम्ब्रेन है यो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम कर रही है, एक विलयन इसके अंदर है, एक विलयन इसके बाहर है। तो अगर ये वाला विलयन अधिक सांद्रता का है तो किशमिश के अंदर से विलायक बाहर आने लगेगा, अर्थात बहिर्परासरण या एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। अगर ये वाला विलयन अल्पपरासारी है, हाइपोटोनिक है, तो ये अंदर की तरफ जाने लगेगा, अर्थात अंतःपरासरण की क्रिया होगी। तो अंतःपरासरण की क्रिया अल्पपरासारी विलयन से अतिपरासारी विलयन की ओर होती है। बहिर्परासरण की क्रिया अतिपरासारी से बहिर्परासरण की क्रिया अल्पपरासारी से अतिपरासारी की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अर्थात होगी हमेशा अल्प से अति की तरफ, लेकिन अगर अल्पपरासारी विलयन अंदर है तो बहिर्परासरण, अल्पपरासारी विलयन बाहर है तो अंतःपरासरण की क्रिया होती है। इस स्थिति में अगर हमें बहिर्परासरण करा दिया तो किशमिश या फुल्ली हुई किशमिश या अंगूर सिकुड़ जाएगी, और अगर अंतःपरासरण करा दिया, अंदर का विलयन अतिपरासारी और बाहर का अल्पपरासारी है, तो किशमिश फूल जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है भाई, वो है प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम, प्रतिलोम परासरण के नाम पर टिप्पणी काफी आती है बोर्ड में। प्रतिलोम परासरण,
इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको आप सब लोग RO के नाम से जानते हो, घरों में जो RO लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको परासरण की क्रिया समझाई थी, क्या था? फिर से एक बार डिब्बा बनाते हैं हम ये चित्र का। इसमें सेंटर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, ये ले लो। इधर हमने क्या ले लिया? प्योर वाटर, H2O। चाहे इधर ले लो चाहे इधर, एक ही बात है, मैंने इधर बना दिया है। यहाँ हमने ले लिया प्योर सॉल्यूशन, प्योर जल। अच्छा, इधर की तरफ हमने ले लिया है कंसंट्रेट सॉल्यूशन या साल्टी वाटर, जैसे साल्टी वाटर। अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ। इस क्रिया का अक्सर हम यूज़ करते हैं समुद्र के पानी को साफ करने में, साल्टी वाटर या हार्ड वाटर को पीने योग्य पानी बनाने में। कैसे होगा? ये साल्टी वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये प्योर वाटर है। तो सामान्य परिस्थितियों में तो जल के अणु इधर जाएंगे भाई, यहाँ प्योर से सॉल्यूशन की तरफ इधर जाएंगे। अब हमने क्या करा, जैसा हमने अभी देखा था कि अगर हमें परासरण की क्रिया रोकनी है तो यहाँ इस पर एक पिस्टन से, ये पिस्टन से इस पर दाब लगाना शुरू कर दिया। पिस्टन से जब हम इस पर दाब लगाएंगे तो पहले क्रिया परासरण की धीरे होगी, और दाब बढ़ाएंगे और धीरे होगी। जब ज़्यादा दाब बढ़ा दोगे तो ये क्रिया रुक जाएगी। ये तो रोकने तक की प्रक्रिया हमने समझ ली थी। अब मान लीजिए मैंने इस पर दाब और बढ़ा दिया रुकने के बाद भी, तो अब क्या होगा? अब यहाँ से साल्टी वाटर से या लवणीय जल से जो जल के अणु हैं, शुद्ध जल के अणु, वो इधर की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, यानी परासरण के विपरीत क्रिया हो जाएगी। इसलिए इसे व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। जब यहाँ कर दिया हमने तो शुद्ध जल इधर आने लगा। अब इस शुद्ध जल को हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। RO का यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। जो हम घर में RO लगाते हैं वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, उसका सिद्धांत ये हुई है। यहाँ से प्योर वाटर मिलेगा, यहाँ मिला हमें प्योर वाटर, और यहाँ से हमने नमकीन समुद्र का या हैवी वाटर, हार्ड वाटर, ये यहाँ से सप्लाई किया था। ठीक है, समझ में आ गया? फिर समझो, शुद्ध जल इधर भरा, इधर हमने अशुद्ध भर लिया। अशुद्ध मतलब हार्ड वाटर या साल्टी वाटर। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी तो सामान्य परासरण क्रिया हुई और जल के अणु इधर गए। इधर हमने पिस्टन से दाब बढ़ा दिया। दाब बढ़ाने पर परासरण की क्रिया रुकी, और ज़्यादा बढ़ाने पर यो उल्टी दिशा में होने लगी, और इस उल्टी दिशा में परासरण की क्रिया को हमने कह दिया व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। ठीक है, ये प्रतिलोम परासरण हो गया। अब एक चीज आती है अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार ये भी समझ लीजिए। देखो बच्चों, कुछ विलयन ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ जो विलयन में मिलाने पर अपने अवयवों में या तो टूट जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को हमने पानी में मिला दिया तो ये टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, इसको हम वियोजन कहते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। मान लीजिए हमने 2A मिलाए और विलयन में जाकर ये A2 बन गए, ये कहलाता है संगुणन। ये संगुणन और ये वियोजन। तो जो पदार्थ विलयन में जाने पर वियोजित या संगुणित हो जाते हैं वो अणु संख्या गुण, उनके जो अणु संख्या गुण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उनके अणु संख्या गुणों का मान जो कैलकुलेटेड वैल्यू या सैद्धांतिक हमने सूत्रों के अनुसार आना चाहिए था वो नहीं आता। उससे या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। इस कम या ज़्यादा वाले मान को हम
असामान्य मान कहते हैं। और जब इन अणुसंख्या गुणों से हम अणुभार निकालते हैं तो वो अणुभार भी असामान्य ही आता है, और इसको हम असामान्य या अपसामान्य अणुभार कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपसामान्य अणुभार को हम क्या कहेंगे? किसी भी जो अपसामान्य अणुभार है वो किसी भी पदार्थ का जब प्रेषित अणुभार उसके कैलकुलेटेड या गणना द्वारा प्राप्त वास्तविक अणुभार से भिन्न पाया जाता है तो इस प्रकार के प्रेषित या ऑब्जर्व्ड अणुभार को असामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं। बस लास्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वांट हॉफ फैक्टर या वांट हॉफ कारक। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर पदार्थ संगुणित या वियोजित होने की क्षमता रखता है तो उसके प्रेषित मान असामान्य हो जाते हैं। इस चीज को वांट हॉफ ने भी महसूस किया। वांट हॉफ ने विलेय पदार्थों के संयोजन और वियोजन का अध्ययन करके संयोजन और वियोजन की सीमा को व्यक्त करने के लिए एक कारक दिया, इसे हम आई से दर्शाते हैं, और इसी कारक को हम कहते हैं वांट हॉफ कारक या वांट हॉफ फैक्टर। कैसे परिभाषित करोगे? क्या परिभाषा होगी? किसी पदार्थ के विलयन के अणु संख्या गुणों के प्रेषित मान और अपेक्षित मान। प्रेषित मान मतलब ऑब्जर्व वैल्यू जो हमें प्रयोग करने पर प्राप्त हुई, और अपेक्षित मान कैलकुलेटेड वैल्यू जो सैद्धांतिक हैं, जो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार आनी चाहिए थी, जिसकी हमें उम्मीद थी, और ये थी उम्मीद से हटके ऑब्जर्व वाली। तो विलयन के अणु संख्या गुण के प्रेषित मान और अपेक्षित मान का अनुपात उसका वांट हॉफ फैक्टर या वांट हॉफ गुणांक कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू हो गया अणु संख्या गुण का प्रेषित मान यानी ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाई